जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। आज की क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान के तीसरे चैप्टर यानी धातुओं एवं अधातुओं का एक ही क्लास में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे धातुओं पर। धातुएं वे तत्व होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम आदि। तो धातुओं की परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं धातुएं कहलाती हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाती हैं धातुएं कहलाती हैं। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे सोडियम का संकेत Na होता है, पोटेशियम का संकेत K होता है, एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है, लिथियम का संकेत Li होता है आदि। यानी जो 118 तत्व हैं उनमें अधिकांश धातुएं होती हैं। फिर उसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे अधातुएं। इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन मेटल्स। धातुओं को मेटल्स और अधातुओं को नॉन मेटल्स। तो अधातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं, यानी धातुओं का विपरीत होती हैं अधातुएं। तो इसमें हम लिखेंगे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं अधातुएं कहलाती हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि। यानी ये क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, फ्लोरीन का F होता है, सल्फर का S होता है, फास्फोरस का P और नाइट्रोजन का N होता है। फिर उसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे उपधातुएं। यानी वे तत्व जो धातुओं और अधातुओं के बीच का गुण रखते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे कि वे तत्व जो धातुओं तथा अधातुओं के बीच का गुण रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकते हैं और नहीं भी त्याग सकते हैं। ये कुछ विशेष परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, साधारण परिस्थितियों में ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करते हैं। तो वे तत्व जो धातुओं तथा अधातुओं के बीच का गुण रखते हैं, वे तत्व जो धातु तथा अधातुओं के बीच का गुण रखते हैं उपधातुएं कहलाती हैं या उपधातु कहलाते हैं। जैसे इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आदि ये उपधातुओं के एग्जाम्पल हैं। आर्सेनिक का सिंबल होता है As, एंटीमनी का सिंबल होता है Sb और बिस्मथ का सिंबल होता है Bi। तो धातुएं क्या है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं धातुएं कहलाती हैं। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, सोना, चांदी आदि ये सभी धातुएं होती हैं। अधातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। उपधातुएं वे तत्व हैं जो धातुओं को धातु तथा अधातुओं के बीच का गुण रखती हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी सकती हैं और नहीं भी त्याग सकती हैं। उपधातुएं कुछ विशेष परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। अब इसे आप नोट कर लेंगे।
फिर इसके बाद में हम आएंगे धातुओं के भौतिक गुणों पर। अगली हेडिंग डालना है धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुणों में सबसे पहला गुण है कि धातुएं चमकदार होती है। सबसे पहला भौतिक गुण है कि धातुएं चमकदार होती हैं। धातुएं चमकदार होती हैं। इसका दूसरा भौतिक गुण है कि धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी इनमें से होकर के विद्युत व ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो इसके दूसरे भौतिक गुण में हम लिखेंगे कि धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसका तीसरा भौतिक गुण है कि धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं, यानी धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें खींच करके महीन तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और सबसे तन्य धातु आपकी सोना है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। फिर इसके हम चौथे भौतिक गुण पे आएंगे। धातुओं का चौथा भौतिक गुण है कि धातुएं आघात वर्धनीय होती है। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, यानी चोट देने पर बढ़ती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, यानी इन्हें चोट देने पर ये बढ़ती हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका पांचवा भौतिक गुण है कि धातुओं में विशेष ध्वनि होती है। धातुओं में विशेष ध्वनि होती है। विशेष ध्वनि होती है। धातुओं में विशेष ध्वनि होती है। धातुओं के भौतिक गुणों में सबसे पहला भौतिक गुण है कि धातुएं चमकदार होती हैं। दूसरा भौतिक गुण है धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तीसरा भौतिक गुण है कि धातुएं तन्य होती हैं। चौथा भौतिक गुण है धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। और इसका जो अंतिम भौतिक गुण है कि धातुओं में विशेष ध्वनि होती है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अधातुओं के भौतिक गुणों पे। तो अगली हेडिंग डालना है अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण। अब अधातुओं के भौतिक गुणों में जो भौतिक गुण धातुओं के हैं, अधातुओं में वो विपरीत हो जाते हैं। यानी धातुओं का जो भौतिक गुण है उसका विपरीत अधातुओं का भौतिक गुण हो जाता है। तो सबसे पहला भौतिक गुण अधातुओं का कि अधातुएं चमकदार नहीं होती। तो इसमें हम लिखेंगे कि अधातुएं चमकदार नहीं होती। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। इसका दूसरा भौतिक गुण हो जाएगा कि जो अधातुएं हैं ये विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। धातुएं क्या था? विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती थी। तो धातुओं के भौतिक गुणों का विपरीत होता है आपका अधातुओं का भौतिक गुण। तो इसमें हम लिखेंगे कि अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी इनमें से होकर के विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। कुचालक होती हैं। इसका तीसरा भौतिक गुण है कि अधातुएं तन्य नहीं होती, यानी इनसे खींच करके तार को नहीं बनाया जा सकता। अधातुएं तन्य नहीं होती, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। इसका चौथा भौतिक गुण है कि अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती। अधातुएं
आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। यानी जैसे हम धातुओं को पीट करके पतली चादर के रूप में बदल सकते थे, वैसे हम अधातुओं को पीट करके पतली चादर के रूप में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि अधातुओं को पीटने पर ये टूट जाती हैं, यानी अधातुएं आपकी भंगुर होती हैं। तो अधातुएं आघात वर्धनी नहीं होती हैं, इन्हें पीटने पर ये टूट जाती है, ये टूट जाती है। इसका पांचवा भौतिक गुण है कि अधातुओं में विशेष ध्वनि नहीं पाई जाती। जैसे धातु में विशेष ध्वनि पाई जाती थी, वैसे अधातु में विशेष ध्वनि नहीं होती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि अधातुओं में विशेष ध्वनि नहीं होती, विशेष ध्वनि नहीं होती है। तो अधातुओं के भौतिक गुणों में सबसे पहला भौतिक गुण है अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। दूसरा, अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तीसरा, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। चौथा, अधातुएं आघात वर्धनी नहीं होती हैं, इन्हें पीटने पर ये टूट जाती है, या हम कह सकते हैं कि अधातुएं भंगुर होती हैं। इसका पांचवा भौतिक गुण है कि अधातुओं में विशेष ध्वनि नहीं पाई जाती। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे धातुओं के रासायनिक गुणों पर। तो अगली हेडिंग डालना है धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहली हेडिंग डालेंगे ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया उनकी सक्रियता पर निर्भर करती है। कुछ सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये ऑक्सीजन के साथ साधारण ताप पर क्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि, ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे कि साधारण ताप पर। तो सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि ऑक्सीजन से साधारण ताप पर क्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से करा दें, क्या बनाना है? धातु ऑक्साइड, यानी सोडियम ऑक्साइड बनेगा। अब सोडियम पर 1 प्लस होता है और जो ऑक्सीजन है इस पर 2 माइनस होता है। ऑक्सीजन के 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए सोडियम के नीचे 2 लगाना है। अब 2 सोडियम हो गए, यानी 2 प्लस से 2 माइनस आपका बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से आपका सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, लेकिन साथ ही सोडियम हो गया 4, यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे। इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इधर भी आपका सोडियम 2 दूना 4 हो गया है। यानी जब सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, यानी धातु ऑक्साइड का निर्माण होगा। इसके बाद में हम इसकी क्रिया पोटेशियम से करवा दें। पोटेशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवा दें साधारण ताप पर। क्या बनाना है? K2O, क्योंकि पोटेशियम पर 1 प्लस होता है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है, तो इसके 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम को 2 बार आना पड़ेगा। अब इस तरीके से यहाँ पे 2 पोटेशियम यानी 2 प्लस,
और 2 प्लस से 2 माइनस आपके बैलेंस हो जाएंगे और आपका एक पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीजन एक बार है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है, यानी यहाँ पे हमें 2 से गुणा करना है। ऑक्सीजन 2 हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन पोटेशियम 2 दूना 4 हो गया, पोटेशियम के आगे 4 से गुणा कर देंगे और इस तरीके से आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो जब धातुएं, चाहे वो पोटेशियम हो, सक्रिय धातुएं चाहे वो पोटेशियम हो चाहे वो सोडियम हो, जब ये साधारण ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, पोटेशियम ऑक्साइड। इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे धातुओं के दूसरे रासायनिक गुण पर। दूसरे रासायनिक गुण में हेडिंग डालना है जल से क्रिया। दूसरी हेडिंग पड़ेगी जल से क्रिया। जल से क्रिया। जल से क्रिया। सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये ठंडे जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम ठंडे जल के साथ क्रिया करके, ठंडे जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। जो आपका मैग्नीशियम धातु है ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करता, ये गर्म जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। तो यहाँ पे हम ठंडे जल से क्रिया करवा रहे हैं, यानी सोडियम है, इसकी ठंडे जल से क्रिया कराना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करना है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 1 3 यानी विषम संख्या है, इसे सम करने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन एक सम संख्या में बदल गया है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया, 2 दूना 4। फिर हम आएंगे सोडियम पे, तो सोडियम यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पे सोडियम 1 बार है, 2 से गुणा करेंगे, सोडियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन पे आएंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार है, यहाँ भी ऑक्सीजन आपका 2 बार हो गया, यानी जब हम सोडियम की क्रिया जल से कराते हैं और ये क्रिया हो रही है ठंडे जल से, यानी जो आपका H2O है ये ठंडा जल है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस बनती है। इसकी दूसरी रिएक्शन हम देख सकते हैं, पोटेशियम से क्रिया करवा दें जल की, क्या बनाना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करना है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे 2 1 3 हाइड्रोजन, 2 से गुणा करेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 पे यहाँ 4 हो गए, यहाँ पे 2 है, 2 से गुणा करेंगे हाइड्रोजन 4 हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस है। यहाँ पे पोटेशियम 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 2 से गुणा कर देंगे। इस तरीके से जब पोटेशियम ठंडे जल के साथ क्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है।
हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे धातुओं के तीसरे रासायनिक गुण पे। तीसरे रासायनिक गुण में हेडिंग डालना है तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया। जब धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करती हैं तो संगत लवण का निर्माण होता है, यानी धातु लवण का निर्माण होता है। इसमें हम लिखेंगे कि जब धातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया करती हैं, तनु अम्लों के साथ क्रिया करती हैं, तनु अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो धातु लवण का निर्माण होता है। धातु लवण का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। जैसे सोडियम धातु है, इसकी क्रिया HCl, यह आपका तनु HCl है, इससे करवा दें तो लवण बनेगा यानी NaCl और हाइड्रोजन गैस साथ में मुक्त होगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। अगर हम 2 से गुणा कर दे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन भी आपका यहाँ पे 2 हो गया है। यहाँ पे क्लोरीन 1 है, इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे। क्लोरीन बैलेंस हुआ, लेकिन साथ में सोडियम भी डबल हो गया। सोडियम को बैलेंस करने के लिए सोडियम के आगे भी आपको 2 लगा देना है। इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यानी जब सोडियम एक धातु है, यानी जब धातु तनु अम्लों से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ पे इसका हम नाम लिख देंगे, ये सोडियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये साधारण नमक है, यानी सोडियम क्लोराइड से हम कहते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। दूसरी रिएक्शन को हम देखेंगे, जैसे आपका पोटेशियम है, इसकी क्रिया हम करवा दें HNO3 से, नाइट्रिक अम्ल से, तनु नाइट्रिक अम्ल से। क्या बनाना है? लवण बनाना है, यानी KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, जिसे हम सोरा भी कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन साथ में जो नाइट्रेट है NO3 ये भी आपका डबल हो गया। नाइट्रेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। नाइट्रेट 2 हुआ, लेकिन साथ में पोटेशियम भी डबल हो गया। अब पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम के आगे 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये पोटेशियम है और यह तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया करती है, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया करती है तो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, इसे आप नोट कर लेंगे। ये आपके धातुओं के प्रमुख रासायनिक गुण हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे अधातुओं के रासायनिक गुणों पर। अगली हेडिंग डाल देना है अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण।
धातुओं के रासायनिक गुणों में सबसे पहला गुण है ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया। जब अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो संगत ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। इसमें हम लिखेंगे कि जब अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो संगत ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। आपका सल्फर एक अधातु है, इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से करा दें तो ये बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरी रिएक्शन, हम कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करा दें, कार्बन एक अधातु है, इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से कराएं तो संगत ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। अब इसके हम नाम को लिख देंगे। ये आपका एक अधातु है जिसका नाम कार्बन है और कार्बन का संकेत होता है C। तो अधातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ये संगत ऑक्साइड का यानी अधातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, अधातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। यानी ये कार्बन है जो कि एक अधातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो अधातु ऑक्साइड बनेगा। इसी प्रकार सल्फर अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो अधातु ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके दूसरे रासायनिक गुण पे। तो दूसरे रासायनिक गुण में हेडिंग डाल देना जल से क्रिया, या दोनों को हम एक ही में कर सकते हैं कि जल तथा तनु अम्लों से क्रिया, क्योंकि अधातुएं ना तो जल के साथ कोई क्रिया करती हैं और ना ही तनु अम्लों के साथ या अम्लों के साथ ही कोई क्रिया करती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे दूसरे पॉइंट में हम ऐसे ही लिख देंगे कि अधातुएं जल तथा अम्लों के साथ कोई क्रिया नहीं करती, कोई क्रिया नहीं करती है, कोई क्रिया नहीं करती है। अधातुएं जल तथा अम्लों के साथ कोई क्रिया नहीं करती हैं, यानी जब हम अधातुओं की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो ये कोई क्रिया नहीं करती, कोई क्रिया नहीं। दूसरा, जब हम अधातुओं की क्रिया अम्लों से कराते हैं तब भी ये कोई क्रिया नहीं करती। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, लेकिन ये जल और अम्लों के साथ में कोई क्रिया नहीं करती। इसे आप नोट कर लेंगे। फिर हम आएंगे इसके तीसरे रासायनिक गुण पर, हाइड्रोजन से क्रिया। अगली हेडिंग डालना है हाइड्रोजन से क्रिया, यानी अधातुएं तन अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं और ये कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करती, जबकि धातुएं तन अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती थी। तीसरा रासायनिक गुण है हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया। जब अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं तो संगत हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं? संगत हाइड्राइड बनाती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब अधातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती हैं, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती हैं
क्रिया करती हैं तो संगत हाइड्राइड का निर्माण करती हैं, संगत हाइड्राइड का निर्माण करती हैं, संगत हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये आपका सल्फर एक अधातु है, हाइड्रोजन से क्रिया करा दे तो ये बन जाता है H2S। ये अधातु हाइड्राइड है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड और यह एक दुर्बल अम्ल होता है। तो इसमें हम लिखेंगे ये आपका अधातु है, ये हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करेगा तो सल्फर हाइड्राइड का निर्माण होगा। क्या बनेगा? सल्फर हाइड्राइड का, या हम कह सकते हैं अधातु हाइड्राइड का निर्माण होगा, अधातु हाइड्राइड का निर्माण होगा। अगर हम इसके नाम को लिखना चाहें तो ये आपका सल्फर है, ये हाइड्रोजन है और ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसकी दूसरी रिएक्शन हम देखेंगे, नाइट्रोजन, ये आपका एक अधातु है, इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन से करवा दें तो ये बन जाता है अमोनिया NH3 अधातु हाइड्राइड। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, 2 से गुणा कर देंगे, नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन हो जाएगा 3 दूना 6। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा, 2 3 6, हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक अगला रिएक्शन भी करवा सकते हैं, कार्बन आपका अधातु है, इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन के साथ करा दें तो ये बनाएगा मेथेन यानी CH4। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन के सामने 2 से गुणा कर सकते हैं। इस तरीके से जब अधातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती हैं तो अधातु हाइड्राइड का निर्माण होता है। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अम्लराज या एक्वारेजिया पर। अगली हेडिंग डाल देना है अम्लराज या एक्वारेजिया, अम्लराज या एक्वारेजिया। अम्लराज या एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में ताजा तैयार किया गया मिश्रण अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे कि सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में ताजा तैयार किया गया मिश्रण, ताजा तैयार किया गया मिश्रण, ताजा तैयार किया गया मिश्रण अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है, अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है, अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है। यानी HCl प्लस HNO3 का जो 3:1 का मिश्रण है, यानी HCl का 3 भाग होगा और HNO3 का 1 भाग होगा, इसे ही हम कहते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया। अम्लराज या एक्वारेजिया, इसे आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है कि सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 को 3:1 में ताजा तैयार किया गया मिश्रण आपका अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे सक्रियता श्रेणी पे। तो अगली हेडिंग डाल देना है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी
धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी क्या है? धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इसके बाद में हम सक्रियता श्रेणी बनाएंगे। तो अब हम देखेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी को। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं ऊपर स्थित होती हैं वो अधिक सक्रिय होती हैं, यानी लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपकी सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, सबसे अधिक सक्रिय धातुएं हैं। फिर जो बीच की धातुएं हैं एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन, ये आपकी कम क्रियाशील धातुएं हैं। लेकिन जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं ये सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं। उसमें भी जो सबसे ऊपर स्थित है वो सबसे अधिक क्रियाशील होगी और जो मध्य में है यानी हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर है वो कम क्रियाशील होंगी, लेकिन नीचे वाली धातुओं से ये भी क्रियाशील होती है। फिर जो सबसे नीचे धातुएं हैं ये आपकी सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं और क्रियाशीलता का ये आपका घटता हुआ क्रम दिखाया गया है। धातुओं की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर घटती है। अगर हम सबसे सक्रिय धातु की बात करें तो आपका जो लिथियम है ये सबसे अधिक सक्रिय है। लिथियम जो है ये सबसे अधिक सक्रिय धातु है क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है। इसी तरीके से जो सबसे नीचे धातु आपकी प्लेटिनम है, जो सबसे नीचे धातु आपकी प्लेटिनम है ये सबसे कम क्रियाशील होती है, सबसे कम क्रियाशील होती है क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित है। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो अधिक सक्रिय होती हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वे कम सक्रिय होती हैं और अधिक सक्रिय धातुएं कम सक्रिय धातुओं को उनके स्थान से विस्थापित कर देती हैं। ऐसा आपने विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया में पढ़ा था। अब इसे आप बना लेंगे सक्रियता श्रेणी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। फिर इसके बाद में हम आएंगे खनिज पे। तो अगली हेडिंग डाल देना है खनिज। अगली हेडिंग पड़ेगी खनिज। तो खनिज क्या है? भूपर्पटी में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। जैसे कॉपर पायराइट, ये आपका कॉपर का खनिज है और आपका जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का खनिज होता है। जो कॉपर पायराइट है ये आपका कॉपर का खनिज होता है और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का खनिज होता है। तो हेडिंग डालना है खनिज। हेडिंग पड़ेगी खनिज। खनिज में हम लिखेंगे कि भूपर्पटी में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, भूपर्पटी में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं।
भूपर्पटी में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे जैसे बॉक्साइट, 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 इसका सूत्र होता है Al2O3 ऐसे बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का खनिज है, एल्युमिनियम का खनिज है तथा कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट और इसका सूत्र होता है CuFeS2, ये कॉपर का खनिज है, कॉपर का खनिज है। अब जो अयस्क होते हैं ये खनिज हो सकते हैं, सभी अयस्क आपके खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज आपके अयस्क नहीं होते हैं। जैसे आपका बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का खनिज भी है और एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क भी है, लेकिन जो सभी खनिज होते हैं ये अयस्क नहीं होते। ये आपका अयस्क है, ये खनिज भी हो सकता है लेकिन सभी खनिज आपके अयस्क नहीं होते। जैसे ये आपका कॉपर पायराइट ये खनिज है लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये कॉपर का अयस्क भी कहलाए। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ये अंतर आपको समझना है, इसे याद रखना है। दूसरी हेडिंग डाल देना है अयस्क, अयस्क। अयस्क में हम लिखेंगे अयस्क क्या होते हैं कि वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में और कम समय में हो जाता है, सरलता पूर्वक हो जाता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। तो लिखेंगे जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण, जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सरल और कम खर्च में होता है, कम खर्च में होता है, जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सरल और कम खर्च में होता है अयस्क कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। जैसे जैसे Al2O3 2S2 यानी बॉक्साइट, जैसे बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, यानी ये एल्युमिनियम का अयस्क भी है और खनिज भी है। तो सभी अयस्क आपके खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज आपके अयस्क नहीं हो सकते। इस अंतर को आपको याद रखना है। यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, अयस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, इसे आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में हम आएंगे धातुओं के सांद्रण पर, कि कैसे धातुओं को उनके अयस्कों से सांद्रित किया जाता है। तो अब हम आएंगे अयस्कों के सांद्रण पे। पृथ्वी से खनित अयस्कों में बहुत अधिक मात्रा में अशुद्धियां मिली होती है, जैसे रेत, कंकड़, पत्थर आदि। इन अशुद्धियों को गैंग या अधात्री कहते हैं। अयस्कों से इन अशुद्धियों को पृथक करना ही अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। अयस्कों के सांद्रण में अनेक विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विधियों का वर्णन हम आज की क्लास में करेंगे। सबसे पहली हेडिंग हम डाल देंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जो अयस्कों के सांद्रण की महत्वपूर्ण विधि है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इस विधि में भारी अयस्कों का सांद्रण किया जाता है।
सर्वप्रथम हम अयस्कों को महीन पीस लेते हैं, फिर उसके बाद में इसमें से हम पानी की तेज धारा को प्रवाहित करते हैं। अयस्क के कण जो भारी होते हैं ये आपके तली में बैठ जाते हैं और इनमें उपस्थित जो अशुद्धियां हैं वो पानी की तेज धारा के साथ बह जाती हैं। इस तरीके से अयस्कों का शोधन हो जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस विधि में भारी अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। भारी अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। भारी अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसमें बारीक पिसे हुए अयस्क पर पानी की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। पानी की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। अयस्क के कण भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियां हल्की होने के कारण पानी के साथ बह जाती हैं। इस प्रकार अयस्क का सांद्रण हो जाता है। इस विधि के द्वारा सामान्यतः कार्बोनेट व ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। कार्बोनेट व ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इस विधि में भारी अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसमें बारीक पिसे हुए अयस्क पर पानी की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। अयस्क के कण भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं और जो अशुद्धियां हैं जिन्हें हम गैंग या अधात्री कहते हैं, ये हल्की होने के कारण पानी के साथ बह जाती हैं। इस प्रकार अयस्क का सांद्रण हो जाता है। इस विधि के द्वारा प्रायः ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अयस्कों के सांद्रण की दूसरी विधि पे। यह विधि उन अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त की जाती है जिनमें अयस्कों या उसमें उपस्थित अशुद्धियों में से किसी एक की प्रवृत्ति चुंबकीय होती है। इसमें बारीक पिसे हुए अयस्क को एक घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं जो एक चुंबकीय घूर्णक पर लगा होता है। ऐसा करने से जो चुंबकीय प्रकृति के कण होते हैं, चाहे वो अयस्क के हों या फिर अशुद्धियों के हों, वे उस घूर्णक के पास इकट्ठा होने लगते हैं और जो अशुद्धियां होती हैं वो पृथक हो जाती हैं। इस प्रकार चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस विधि द्वारा ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनमें अयस्कों या अशुद्धियों में से किसी एक की प्रवृत्ति चुंबकीय होती है।
इसमें बारीक पिसे हुए अयस्क को, बारीक पिसे हुए अयस्क को एक घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं, एक घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं, घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं, जो चुंबकीय घूर्णक पर लगा होता है, घूर्णक पर लगा होता है, चुंबकीय घूर्णक पर लगा होता है। ऐसा करने से अयस्कों के कण जो चुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, जो चुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, जो चुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, घूर्णक के पास इकट्ठा होने लगते हैं, घूर्णक के पास इकट्ठा होने लगते हैं, घूर्णक के पास इकट्ठा होने लगते हैं, और अशुद्धियां पृथक हो जाती हैं, पृथक हो जाती हैं, अशुद्धियां पृथक हो जाती हैं। इस प्रकार चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, या अयस्कों का सांद्रण हो जाता है, अयस्कों का सांद्रण हो जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है? इस विधि द्वारा ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनमें अयस्कों या अशुद्धियों में से किसी एक की प्रवृत्ति चुंबकीय होती है। इसमें बारीक पिसे हुए अयस्क को एक घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं जो चुंबकीय घूर्णक पर लगा होता है। ऐसा करने से अयस्कों के कण जो चुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं घूर्णक के पास इकट्ठा होने लगते हैं और अशुद्धियां पृथक हो जाती हैं। इस प्रकार चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे भर्जन पे। फिर इसके बाद में हम आएंगे भर्जन पे। तो अगली हेडिंग पड़ेगी भर्जन। अगली हेडिंग पड़ेगी भर्जन। भर्जन सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। भर्जन कहलाता है। इस विधि द्वारा प्रायः सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है।
इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ZnS ये आपका जिंक सल्फाइड है। इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे, ये प्रक्रिया आपकी कहलाएगी भर्जन। तो ये आपका बनेगा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 1 3 ऑक्सीजन है। यानी अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2 और 2 4। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है इसलिए हम 2 से गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जिंक डबल है और जिंक को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। जिंक तो आपका बैलेंस हो जाएगा, लेकिन साथ में आपका यहाँ पे सल्फर भी 2 हो जाएगा। सल्फर को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। सल्फर और जिंक बैलेंस हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन परमाणु आपके अनबैलेंस हो गए। ऑक्सीजन हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 6, यहाँ पे 2 दूना 4। यानी अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा कर दें तो 2 3 6, यहाँ पे 2 और 2 दूना 4 2 6, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ये आपका जिंक सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन है, ये जिंक ऑक्साइड है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड है। फिर इसके बाद में हम दूसरी महत्वपूर्ण हेडिंग डाल देंगे निस्तापन। और ये भर्जन और निस्तापन ये हर बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो निस्तापन क्या है? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। तो निस्तापन में हम लिखेंगे सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। उच्च ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा कार्बोनेट अयस्क का शोधन किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क का शोधन या कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ZnCO3 जिंक कार्बोनेट ये आपका एक अयस्क है। इसे जब हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, प्रक्रिया आपकी निस्तापन की कहलाएगी। तो ये बन जाता है ZnO प्लस CO2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे एक जिंक यहाँ पे है, यहाँ भी एक जिंक है, एक कार्बन यहाँ है, यहाँ भी एक कार्बन आपका है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी 2 1 3 है। रिएक्शन आपकी बैलेंस है। ये जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक ऑक्साइड है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे, भर्जन और निस्तापन। फिर इसके बाद में हम आएंगे संक्षारण पे। तो अगली हेडिंग डाल देना है संक्षारण। अगली हेडिंग पड़ेगी संक्षारण। नमी अथवा वायु के संपर्क में आने से धातुओं की ऊपरी परत का नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना,
इसमें हम लिखेंगे कि नमी अथवा वायु के संपर्क में आने से धातुओं की ऊपरी परत का नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे लोहे में जंग लगना, इसके दूसरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि पीतल पर हरे धब्बों का जमना आदि। संक्षारण क्या है? नमी अथवा वायु के संपर्क में आने से धातुओं की ऊपरी परत का नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, पीतल पर हरे धब्बों का जमना आदि। अब इसके बाद में हम अगली हेडिंग डालेंगे संक्षारण से सुरक्षा के उपाय। यानी धातुओं की जो परत नष्ट होती है संक्षारण की प्रक्रिया के द्वारा, उसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो सबसे पहला उपाय है ये है पेंट लगाकर। अगर हम किसी पेंट का लेपन उस धातु पे कर दें तो संक्षारण की प्रक्रिया रुक जाती है। इसका दूसरा उपाय है तेल या ग्रीस लगाकर। इसका तीसरा उपाय है मिश्र धातु बनाकर। इसका चौथा उपाय है अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर। तो संक्षारण से सुरक्षा के उपाय में हमने 4 उपायों को जाना। सबसे पहला उपाय पेंट लगाकर, दूसरा तेल या ग्रीस लगाकर, तीसरा मिश्र धातु बनाकर और चौथा है अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर। इन उपायों के द्वारा हम संक्षारण की प्रक्रिया को रोक सकते हैं और धातुओं को उनकी परत दर परत खराब होने से बचा सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे मिश्र धातुओं पर। तो अगली हेडिंग डाल देना है मिश्र धातु। अगली हेडिंग डालेंगे मिश्र धातु। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। जैसे पीतल, कांसा, स्टेनलेस
स्टील आदि। तो मिश्र धातु क्या है? जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्र धातु का निर्माण होता है, जैसे स्टेनलेस स्टील, पीतल, कांसा, टाका आदि। इस तरीके से आज की क्लास में हमने चैप्टर 3 धातु एवं अधातु को एक ही क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। इससे अगली क्लास अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।